आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, आप परसेंटेज कर रहे हैं और परसेंटेज का आज ये लास्ट सेशन होने वाला है। उसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसके ऊपर जाएंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रखे हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। तो क्लास के पीडीएफ से आप फिर अगर फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है तो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद में आप लोग इसका सॉल्यूशन मैच कीजिएगा। लिखा हुआ क्या है कि अ कंपनी हैज 12 मशीन ऑफ इक्वल एफिशिएंसी इन इट्स फैक्ट्री। एक कंपनी है जिसमें टोटल 12 मशीन है और उन सब की जो एफिशिएंसी है ना वो बिल्कुल बराबर है। द एनुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 24,000। जो हर साल का मैन्युफैक्चरिंग में पैसा जो जाता है, जो एक्सपेंसेस है मैन्युफैक्चरिंग में, वो 24,000 है। एंड द एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस आर 10,000। और जो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हैं यानी कि जो स्थापना शुल्क है वो है 10,000। द एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी इज 48,000। जो एनुअल आउटपुट है कंपनी का, यानी कि वो मशीन से काम करके कितना पैसा अर्न करते हैं, कितना पैसा उसके पास आता है 48,000 का। ठीक है। द एनुअल आउटपुट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मशीन्स। जो एनुअल आउटपुट है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मशीन के। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मशीन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन एक्सपेंसेस के, मैन्युफैक्चरिंग के और आपके जो ये वाला चार्जेस है आउटपुट वाला, इसके। तो किस तरीके से करोगे, जैसे आप 12 जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 24,000 के। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख पाओगे कि एक मशीन का कितना आ जाएगा, फिर आउटपुट 2,000 रुपए आ सकता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर 12 मशीन का जो आपका आउटपुट है वो कितना है, 48,000 का, तो एक मशीन का आउटपुट कितना हो जाएगा आपका, 4,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो एक मशीन का कितना आ जाएगा, 2,000, और जो आउटपुट है वो 4,000 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एग्जामिनर ने लिख के दिया है हमें कि जो मशीन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के और टोटल एनुअल आउटपुट के। फिर लिखा हुआ है कि वाइल द शेयर होल्डर्स गेट 10% प्रॉफिट। अच्छा, उस कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स भी है जिनको 10% का प्रॉफिट मिलता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी। वो आउटपुट जो है ना एनुअल, उसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि 10% जो मिलेगा वो उस कंपनी का जो आउटपुट होगा ना उसमें से उनको मिलने वाला है। फिर लिखा हुआ है इफ 8.33% मशीन्स रिमेन क्लोज थ्रू आउट द ईयर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर 8.33 मशीन जो है ना वो क्या रही, पूरे के पूरे साल में बंद रही, तो आपको ये बताना है कि वो जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है ना किसमें, अमाउंट में, जो कि शेयर होल्डर्स को मिलने वाला था, उनमें कितने परसेंट की कमी आई होगी, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिएगा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी ने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं लिखता हूँ मशीन, टोटल नंबर ऑफ मशीन। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ मशीन्स। ये कितना है मेरे पास में, 12 मशीन है टोटल मेरे पास में। उसके बाद में जो एनुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आप लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना है, 24,000 रुपए का है ना। 24,000 रुपए टोटल का है, तो एक मशीन का कितना हो गया होगा, 2,000 रुपए का। ठीक है, ये वन मशीन का है। उसके बाद में जो एस्टैब्लिश चार्जेस है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, वो कितना है, 10,000 रुपए का। अब इसके प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसको हम लोग वन में डिवाइड नहीं करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि जो कंपनी का आउटपुट है वो आउटपुट कितना है, वो है 48,000 रुपए का, यानी कि एक मशीन का निकालूंगा तो मैं कितने का हो जाएगा, 4,000 रुपए का हो जाएगा। यही सब कुछ लिखा हुआ है। एंड उसके बाद में आप लोग देखो एक चीज कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना है, 24,000 रुपए का आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और टोटल जो आउटपुट है वो आपका कितना है, 48,000 रुपए का है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 24,000 रुपए, एस्टैब्लिश कॉस्ट आपकी 10,000 रुपए। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है, देखो टोटल जो कॉस्ट है आपकी वो कितनी पड़ रही है, वो देखो 24,000 प्लस 10,000, ये दोनों आपके खर्चे हैं ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में 24,000 लग गया और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इसमें भी 10,000 लग गया, तो टोटल कितना लग गया आपका, 34,000 रुपए टोटल आपका खर्चा जो है वो यहाँ पे लग गया, टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे लग गई। तो कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ होगा भाई, टोटल आउटपुट कितने का है, 48,000 रुपए का, जिसमें से 24,000 प्लस 10,000 ये तो उसका खर्चा ही हो गया था, यानी कि 34,000 का। तो जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 48,000 में से 34,000 माइनस कर दो आप,
इसको 10 कम करो, 48,000 में से 34,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14,000। 14,000 रुपए का कंपनी को क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन पे क्या है, नंबर ऑफ मशीन जो है ना वो 8.33 से कम कर दी। अब 8.33 का मतलब क्या होता है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया हुआ है। इसका मतलब होता है 1/12। 1/12 किसका, टोटल मशीन का। तो ये कितना, एक मशीन ऐसी है जो कि पूरे के पूरे ईयर में क्या रही थी, बंद रही थी। तो टोटल मशीन कितनी चली होंगी, 11 चली होंगी। और मशीन जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आउटपुट की क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो टोटल 11 मशीन के लिए अब कितना लगेगा, 22,000 लगेगा। क्योंकि एक मशीन का कितना है, 2,000 रुपए। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना मैन्युफैक्चरिंग के टोटल प्रोपोर्शनल है, तो एक मशीन का अगर 2,000 है तो इस बार 11 मशीन टोटल वर्क कर रही है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 22,000 रुपए का आएगा। टोटल जो एस्टैब्लिशमेंट जो आपका खर्चा है वो तो 10,000 रुपए का फिक्स्ड है, वो तो किसी के साथ में रिलेशन दिया हुआ ही नहीं। टोटल जो आउटपुट है कंपनी का वो कितना हो जाएगा इस बार, अगर 12 का 48,000 थे यानी कि एक मशीन का 4,000 था, तो 11 मशीन का कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक मशीन का 4,000। और अब आपका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल खर्चा कितना गया आपका, 22,000 यहाँ पे लग गए, 10,000 यहाँ पे लग गए, तो टोटल खर्चा कितना का आ गया, 32,000 का आपका टोटल खर्चा आ गया। तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो कितना रहा होगा, देखो टोटल 22 प्लस 10, 32,000 आपका खर्चा हो गया। टोटल आउटपुट कितना मिला आपको, 44,000 का। तो आपके पास में जो टोटल प्रॉफिट आया ना वो कितने का आया, 12,000 रुपए का। टोटल प्रॉफिट कितने का आ गया, 12,000 रुपए का आ गया। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब जो आपका प्रॉफिट है ना उसमें 10% किसको मिल रहा है, शेयर होल्डर्स को। देखो 10% प्रॉफिट किसको मिल रहा है, शेयर होल्डर्स को, जिसने उस फैक्ट्री के या उस कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं। तो अब उनको कहां से मिलेगा, 10% का जो आप प्रॉफिट दोगे उसको कहां से दोगे, अपने प्रॉफिट में से तो दोगे। तो कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ, 14,000 का, जब 12 मशीनें काम कर रही थी। तो यहाँ पे इसका 10% आप निकालोगे तो 14,000 यानी कि 14,000 का 10% अगर आपको निकालना है, 10% ऑफ 14,000, तो 10% का मतलब 1/10, तो एक जीरो आप हटा दोगे तो 1400, इतना मिल रहा था पहले उन शेयर होल्डर्स को। लेकिन अब 12,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो 1,200 मिल रहा है। ये कब था, जब 12 मशीनें चल रही थी। ये कब है, जब 11 मशीनें चल रही है। तो पहले 1400 मिलता था, अब 1200। कितने का नुकसान हो गया, 200 रुपए का उनको नुकसान हो गया। 200 रुपए का क्या हो गया, उनको नुकसान हो गया। और ये 200 रुपए का नुकसान कहां से हुआ है उनको, 1400 से हुआ है, क्योंकि पहले उनको यही तो मिल रहा था। इंटू 100 कर दो आप, तो ये कितना बचेगा, देखो 20 से 20 कैंसिल आउट की, 200/14, या इसमें आप देख पा रहे हो कि 1/7। 1/7 की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है, 14.28%। यानी कि जो नुकसान हो रहा है ना उनको, वो 14.28 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, आपके मेंस एग्जामिनेशन के लेवल का सवाल है। क्लर्क में आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, पीओ में तो आप बंदी हो गए लगभग अरिथमेटिक के क्वेश्चन आना। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ना रिवाइंड कर लीजिएगा, पीछे इस वीडियो कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर से देख लीजिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन को रीड करो पहले खुद से। इन एवरी मंथ रविंदर कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg व्हीट। रविंद्र जो है वो हर महीने 25 किलो तो राइस खाता है और 9 किलो चावल खाता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। जो चावल का प्राइस है ना वो गेहूं के प्राइस का 20% है, यानी कि गेहूं का जितना भी प्राइस होगा उसका 20% आप निकाल दोगे तो वो आपका प्राइस आ जाएगा राइस का। एंड दस ही स्पेंड्स टोटल 350 ऑन द राइस एंड व्हीट पर मंथ। और इस तरीके से वो क्या करता है, टोटल 350 रुपए खर्च कर देता है राइस पे और आपके व्हीट पे। फिर लिखा हुआ है कि इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, जो प्राइस है ना किसका, व्हीट का, वो इंक्रीज कर दिया गया 20% से, देन व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द राइस कंजप्शन। तो उसको जो राइस खाता है ना उसमें कितना परसेंट का यहाँ पर कमी करनी चाहिए, रिडक्शन करना चाहिए फॉर द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ, इसको हटाओ 350, ठीक है 350 रुपीज का उसको क्या चाहिए, अब सेम आपको एक्सपेंडिचर चाहिए। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन पे क्या हुआ है कि जो प्राइस है ना व्हीट का वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। वो क्या हो गया, 20% से इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब आपका खर्चा ज्यादा लगना चाहिए अगर सेम कंजप्शन करते हो तो, सेम चीजें मतलब सेम क्वांटिटी में चीजें आप लोग खाते हो तो। लेकिन आपको 350 रुपए का इसका खर्चा रखना है तो आपको कंजप्शन जो है वो कम करना पड़ेगा। तो वो कितना परसेंट से आपको कम करना पड़ेगा, ये चीज आपको यहाँ पे पूछी हुई है। ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप हटा दीजिएगा, ये रुपीज था, जैसा कि हिंदी में आप देख पा रहे होगे तो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको।
यहाँ पे देखो इसको रुपीज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? अब आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को। अब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइस के बारे में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हीट के बारे में, यानी कि गेहूं के बारे में। इसको आप बोल सकते हो चावल और इसको आप बोल सकते हो गेहूं, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, चावल कितना खाता है वो 25 kg, और गेहूं कितना खाता है वो 9 kg, ठीक है। और चावल का जो प्राइस है, ये तो मान लीजिए उसका कंजप्शन है, और उसका जो प्राइस है वो उसकी बात करते हैं कि गेहूं का जो प्राइस होगा ना उसका 20% किसका प्राइस है, चावल का। यानी कि गेहूं का प्राइस, मान लीजिए कि व्हीट का जो प्राइस है वो अगर 100 रुपीज है तो इसका 20%, तो राइस का जो प्राइस हो जाएगा ना वो इस 100 का 20% आप निकालोगे तो 20 रुपीज, इस तरीके से। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि व्हीट का जो प्राइस है ना 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि व्हीट का जो प्राइस है ना वो 5 यूनिट है, या फिर आप कह सकते हो कि 5x है। तो जो चावल का प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट या फिर 1x हो जाएगा, क्योंकि इसका 20% निकालना है तो 1/5 करोगे तो x आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि जो चावल है, सॉरी जो गेहूं है उनका प्राइस है 5x, तो चावल का प्राइस कितना हो जाएगा, x रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। चावल का प्राइस कितना हो जाएगा, x रुपीज का हो जाएगा। इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप चावल के प्राइस का क्या करो, सॉरी गेहूं के प्राइस का आप क्या करो, 20% निकाल लो, आपके x ही आ जाएगा। उसके बाद में टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है वो देखो कितना कंजप्शन किया, 25 किलो का, 1 किलो का प्राइस कितना है, x रुपीज। तो टोटल आपका यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना होगा, खर्चा कितना होगा 25x का, और यहाँ पर कितना आया होगा 45x का, और इन दोनों का आपको सम दिया हुआ है कि भाई 25x चावल के प्लस 45x आपके गेहूं के, और इन दोनों का सम जो है वो कितना है 350 रुपए का है। यही तो खर्च किया था उसने। तो ये अभी देखोगे आप कितना हो जाएगा 70x इज इक्वल टू 350, और x की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे 5 रुपीज। 5 रुपीज आपका क्या आ गया, x आ गया। यानी कि जो गेहूं है, गेहूं का जो प्राइस है ना वो कितना है 25 रुपीज केजी, और चावल का जो प्राइस है वो कितना है 5 रुपीज पर केजी, ठीक है। ये आपको मिल गया। लेकिन 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 एक कंडीशन आपको और दी जा रही है, और उस कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि अगर गेहूं के प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया गया है, गेहूं के प्राइस को 20% से क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, तब आपको ये बताना है कि खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, तो चावल में कितने परसेंट की कमी उसको करनी है। तो ध्यान से समझो, आप ये मानो कि पहले कितना करता था वो, चावल का कंजप्शन कितना था 25 kg का। तो अभी आप ये मान लो कि चावल का जो कंजप्शन है ना उसका C है, कंजप्शन को मैंने C से लिख दिया। जो प्राइस है ना वो कितना है, अभी भी x रुपीज है चावल के लिए, तो क्योंकि चावल में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में आपको गेहूं का आपको ऐड करना है। तो गेहूं कितना खा रहा है, वो 9 kg खा रहा है अभी तक, मल्टीप्लाई बाय गेहूं का जो प्राइस है ना वो 20% से इंक्रीज हो गया है। 20% से इंक्रीज मतलब कि 1/5। अगर पहले 5 था तो वो 1 से इंक्रीज होकर 6 पे चला गया। तो अगर पहले 5 था तो 5 का मतलब यहाँ पे 25 दिया हुआ, इसका मतलब 1 यूनिट का मतलब 5, तो 6 का मतलब 30 रुपए। तो चावल गेहूं का जो 1 kg का प्राइस है अब वो 30 रुपए है। तो 1 kg का अगर 30 रुपए है तो आप इसको यहाँ पे 30 रुपए लिखोगे। आपका जो खर्चा है वो अभी भी 350 रुपए का होना चाहिए। भाई चावल का कंजप्शन अब कितना है, उसका C है, मैंने कंजप्शन को C लिख दिया। प्राइस हमें पता है कि ऑलरेडी कितना चल रहा है, x चल रहा है, लेकिन x की वैल्यू अभी आपके पास है ना चावल की कितनी, 5 रुपए। तो आप इस x को क्यों लिखोगे, आप यहाँ पे 5 रुपए लिखोगे ना, इसको हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे 5 रुपए लिख दोगे, क्योंकि आपके पास में चावल का प्राइस आ चुका है और चावल के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिखो 5C प्लस 270 एंड इज इक्वल टू 350। तो ये 5C की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो 80 आ जाएगी, और C की वैल्यू कितना आ जाएगी 16 आ जाएगी। यानी कि पहले वो चावल कितना खाता था, 25 किलो खाता था, और अभी वो चावल कितना खा रहा है, 16 kg खा रहा है, जिससे उसका जो खर्चा है वो अभी भी 350 रुपए का ही है। करके देख लो आप कि भाई 9 किलो आपने गेहूं खाया 30 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 270 रुपए तो यहाँ से हो गए, और 16 किलो उसने खाया 5 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 80 रुपए यहाँ से हो गए। दोनों को आप ऐड कर लो, 350 से मिलेगा। तो अब चेंज कितना आया, पहले 25 किलो था अब 16 किलो खा रहा है, तो कितने का चेंज आया, 9 का चेंज आया है। कितने का चेंज आया, 9 का चेंज आया है। 9 का चेंज कहां से आया, 25 किलो से। पहले उसने 25 किलो खाया था ना, तो 25 किलो से। परसेंटेज में आपको चाहिए तो डबल जीरो लगा दो, इसको डिवाइड कर लो, 36% आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर है। मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चावल का जो प्राइस है और गेहूं का जो प्राइस है उन दोनों का रिलेशन आपको दिया हुआ था, उसके बाद में इनकी कंडीशन चेंज करके उनका रिलेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, और फिर आपसे पूछ लिया गया है कि जो चावल का कंजप्शन है उसको कितना परसेंट से कम करना पड़ेगा।
यहाँ पे लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि दैट प्राइस ऑफ राइस, राइस का जो प्राइस है और कंजप्शन ऑफ वीट, वीट का जो कंजप्शन है वो कांस्टेंट है, यानी कि वीट पहले भी 9 किलो अभी भी 9 किलो, और चावल का जो प्राइस पहले 5 रुपए था तो अभी भी 5 रुपए था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। ये 9 कहाँ से आया, ये 9 आया 25 और 16 का डिफरेंस, क्योंकि पहले 25 किलो खाता था अब खा रहा है 16 किलो, तो टोटल जो डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 9 केजी का टोटल डिफरेंस हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। माई फ्रेंड सिद्धार्थ घोष इज वर्किंग इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC में वो काम कर रहा है। ही वॉज हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, उसको हायर किया गया था कमीशन पे, एंड ही गॉट द बोनस ओनली ऑन द फर्स्ट ईयर। उसको कमीशन पे क्या कर लिया, हायर कर लिया कि भाई आपको जो भी आप वहां पे LIC करोगे उसका कमीशन आपको मिल जाएगा, और पहले साल पे उसको क्या मिला है, बोनस मिला, पहले साल के लिए उसको बोनस भी दिया गया। He got the policies of 2 lakhs having maturity period of 10 years. उसको क्या मिली, 2 पॉलिसीज मिली है 2 लाख रुपए की, मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 10 साल का है। His commission on the first, second, third, fourth and for the rest of year is 20, 16, 12, 10 and 4 respectively. यानी कि 10 साल का जो उसको वहां पे टोटल मेच्योरिटी पीरियड के लिए मिला है, तो पहले साल उसका जो कमीशन था वो 20% का था, ठीक है, दूसरे साल जो उसका कमीशन था वो 16% पे था, तीसरे साल वो 12% पे था, फिर चौथे साल 10% पे और पांचवें साल 4%। द बोनस इज 25। अच्छा ये बोनस मिला था ना, यहाँ पे देखो पहले साल के लिए बोनस मिला था वो 25% था, किसका, कमीशन का, जितना भी उसको कमीशन मिल रहा है उसका 25% था। इफ द एनुअल प्रीमियम इज 20,000, अगर एनुअल प्रीमियम जो है वो कितना है, 20,000 रुपए का है, देन व्हाट इज द टोटल कमीशन इफ द कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ ऑल द पॉलिसीज इज मैंडेटरी, कि सभी का जो पॉलिसीज है उनको कंप्लीट करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, कि उसको ना LIC वालों ने क्या कर लिया, हायर कर लिया कि भाई आपको कमीशन के ऊपर हम लोग पैसा देंगे, तो पहले साल उसको कितना वहां पे कमीशन मिला होगा, भाई पहले साल का प्रीमियम कितना है, 20,000 रुपए का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ईयर, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का उसका टोटल कमीशन में निकाल रहा हूं, तो टोटल कमीशन जो मिलेगा ना वो आपको कितना परसेंट मिल रहा है पहले साल पे, 20%। 20% किसका, इस 20,000 का ही तो 20% मिलेगा, जो प्रीमियम जा रहा है उसी का तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि रेट कितना है पहले साल के लिए 20%, तो जो आपका यहाँ पे कमीशन बन के आएगा ना वो कितना बन के आएगा, जो आपका कमीशन है वो कितना आ जाएगा, 20% निकालना है इस 20,000 का, तो 1/5 करोगे, 1/5 करोगे तो ये 4 और 000 यानी कि 4,000। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि पहले साल के लिए ही गॉट द बोनस ओनली ऑन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कमीशन, पहले साल का जो कमीशन था उसके ऊपर उसको बोनस भी मिला है। तो अभी तो ये कमीशन था प्लस यहाँ पे बोनस भी मिला है। बोनस कितना मिला है, 25% ऑफ द कमीशन, कमीशन का 25%, तो कमीशन कितना मिला है 4,000 रुपए का, इसका 25% यानी कि 1,000 रुपए। तो पहले साल के लिए उसको क्या मिला, 4,000 रुपए कमीशन मिला है और 1,000 रुपए का उसको बोनस मिला है, लेकिन ये सिर्फ पहले साल ही मिला है, उसके बाद भी नहीं मिला है। सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर क्या हुआ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 16% है। 16% किसका, प्रीमियम का, प्रीमियम का 16% आप निकालोगे तो 3200 रुपए हो जाएगा, निकाल लो, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, डायरेक्ट 2 0 हटा के, इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करो यार। अब वो तरीका मत बनाना कि यहाँ पे 20,000 लिख रहे हो फिर मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, है ना, वो सब तरीके नहीं करने आपको। लेकिन सेकंड ईयर आपको कोई भी यहाँ पे बोनस नहीं मिला है तो हम बोनस ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद में थर्ड ईयर की मैं बात करता हूँ, तो थर्ड ईयर के लिए रेट जो है वो कितना है 12%, और 12% किसका, इस 20,000 का जो 12% आपको मिलेगा यानी कि 2,400 रुपए आपको मिलेगा, ये आपके कमीशन ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ ईयर की बात करते हैं, है ना। फोर्थ ईयर जो आपका रेट है वो 10% है, यानी कि 2,000 रुपए आपको मिलेंगे। ये 2,000 कहां से आया, इस 20,000 को यूज कर रहा हूं मैं, ये जो आपका हर साल प्रीमियम जा रहा है ना इसका ही तो कमीशन मिलता है। और उसके बाद में देखो फोर्थ ईयर तक तो ठीक है, एंड फॉर द रेस्ट ईयर कितना है 4%। इसको ना आप लोग पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। इस कमीशन जो था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तक कितना, एंड फॉर द रेस्ट ईयर्स 4%, यानी कि साल नंबर 5 से लेकर साल नंबर 10 तक, साल नंबर 5 से लेकर साल नंबर 10 तक आपको कितना कमीशन मिल रहा है, आपको 4% का कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4% का कमीशन मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज देखो, 4% मिल रहा है आपको साल नंबर
5 से लेकर 10 तक। तो एक साल में अगर 4% मिल रहा है तो इन कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, तो टोटल कितना मिला होगा, 24% मिला होगा। सर ये 6 साल कहाँ से लिया है, 5 और 10 का डिफरेंस तो 5 होता है, 6 कैसे आ गया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो लिखो फटाफट से, समझो इसको एक चीज को, नहीं तो आपके डाउट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टार्टिंग के 4 ईयर हटा दो, यहां तक तो आपको पता है। अब काउंट करो 10 साल तक जाना है, कितने साल बच गए, 1 2 3 4 5 6 साल। एक साल में अगर 4% मिल रहा है तो 6 साल में 24% मिल जाएगा ना। या फिर आप ये कर दो कि भाई कितना मिल रहा है इसका, एक साल का निकाल लो, 20,000 का 4% आप निकाल लो एक साल के लिए, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 800 रुपीज आ जाएगा। और इस 800 रुपीज को आप क्या करो, 6 साल के लिए चाहिए तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 4800 रुपये इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 24 लिख रहा हूँ, 24 को लिख रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया 6 साल के लिए था ये, तो मैंने क्या कर दिया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए ना, ये डाउट नहीं होना चाहिए अब आपका। ठीक है, तो ये 4800 रुपये का हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया उसने, मैंने ये सब काम क्यों किया है, मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ कमीशन को, क्योंकि यही तो पूछा है उसने। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन को रीड करो सिर्फ, कमीशन, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, कमीशन इफ द कंप्लीशन ऑफ ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज इज मैंडेटरी, व्हाट इज द टोटल कमीशन। टोटल कमीशन ही तो बताना है आपको, तो टोटल कमीशन को काउंट करो, काउंट करो, काउंट करो। ये टोटल कितना हो गया, 5000, 5000। अब देखो काउंट करना सीखो आप, 5000 में ना 3000 ऐड करो, दिमाग में करो सिर्फ, 8000 हो गया, 8000 में 2000 ऐड करो, 10,000, 2000 ऐड करो, 12,000, 4000 ऐड करो, 16,000, इधर लिख लो 16,000। उसके बाद में ऐड करो 200 प्लस 400, 600, 600 प्लस 800 कितना, 1400 रुपीज। तो 1400 रुपीज को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 17,400। 17,400 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन। हालांकि ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, in a class 60% of the student are boys, in an examination 80% of the girls score more than 50 marks. If 60% of the total students score more than 50 marks in the same exam, what is the fraction of the boys who scored 50 marks or less? तो देखो ये क्वेश्चन तो यार आसान क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत छोटे क्वेश्चन है, ये तो आप खुद भी बना सकते हो। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से करना। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इसका करेक्ट आंसर 8/15। तो आप एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से समझिएगा। द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ ऑरेंजेस इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस देमसेल्फ। फ्रेश ऑरेंज जो है उसका 20% क्या लगता है, पैकेजिंग का चार्ज लगता है। मतलब फ्रेश ऑरेंज अगर 100 रुपए की है तो जो पैकेजिंग पे चार्ज लगेगा वो उसका 20% मतलब 20 रुपए लगेगा, इस तरीके से। द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज बाय 30%, जो ऑरेंजेस का कॉस्ट था वो 30% से इंक्रीज हो गया, बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज बाय 50%। पर जो पैकेजिंग का जो कॉस्ट था ना वो डिक्रीज हो जाता है 50% से। देन परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंजेस, तो आपको परसेंटेज चेंज बताना है जो कि पैक किए हुए ऑरेंजेस में था। इफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस एंड कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। अब देखो सबसे पहले जो डाटा आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है फ्रेश ऑरेंजेस का, और दूसरा जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है उनकी पैकेजिंग का। यही वाला दिया हुआ है सबसे पहले। तो भाई फ्रेश ऑरेंजेस की जो पैकेजिंग है वो 20% है किसका, फ्रेश ऑरेंजेस के कॉस्ट से। तो मैंने फ्रेश ऑरेंज के कॉस्ट को अगर मैंने 5 यूनिट माना तो पैकेजिंग का चार्ज 1 यूनिट हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू 20% है ना, तो 1 अगर आप 20 को यूज करना चाहते हो तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मतलब अगर मेरा फ्रेश ऑरेंजेस 5 यूनिट का है तो पैकेजिंग पे कितना चार्ज लगेगा, 1 यूनिट का चार्ज लगेगा। आप इसको और आसानी से समझना चाहते हो तो आप ये मान लो, इसको 100 रुपीज आपने माना कि फ्रेश ऑरेंज का चार्ज है, तो पैकेजिंग का इसका 20 मतलब 20 आ जाएगा। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 5:1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया था, मैंने डायरेक्ट ही फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी थी। तो आप भी अब फ्रैक्शन वैल्यू मेरे ख्याल से लिख सकते हो। सभी चीजें आपको समझ में आ गई है, फ्रैक्शन निकालना अब तो यार आप एक्सपर्ट हो चुके हो। 5:1 हो चुका है। ठीक है, अब ये हुआ है कि जो कॉस्ट था, जो कॉस्ट है ऑरेंजेस का, यहाँ पे मैंने लिखा था ना फ्रेश ऑरेंजेस का कॉस्ट, वो 30% से इंक्रीज हो जाता है, और जो पैकेजिंग का चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है 50% से। तो 30% से इंक्रीज करना है इस 5 को, तो पॉइंट में वैल्यू जाएगी। तो मैं लेट्स एज्यूम कि ये 50 है और ये 10 है।
अब पॉइंट में वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि इस 50 को आपको इंक्रीज करना है, इस 50 को आपको इंक्रीज करना है कितने से, 30% से। तो इंक्रीज करोगे तो ये 65 बन के देगा आपको, 30% से इंक्रीज करोगे तो। और ये वैल्यू को आपको डिक्रीज करना है कितना, 50% से, तो ये वैल्यू आपको 5 देगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितना देगी, 5 देगी। तो ये आपका नया कॉस्ट और ऑरेंजेस का और पैकेजिंग का कॉस्ट आपको मिल गया। अब आपसे बस परसेंटेज चेंज पूछा है कि कितना परसेंटेज चेंज होगा उनके टोटल पे, यानी कि पहले 50 रुपए का एक मान लीजिए ऑरेंजेस आती थी और 10 रुपए पैकेजिंग पे लगते थे, तो टोटल कितना 60 रुपीज का खर्चा आता था भाई। 50 रुपीज तो ऑरेंजेस के लगे, फ्रेश ऑरेंजेस के, और 10 रुपीज लग गए कितने, उनकी पैकेजिंग पे, तो टोटल 60 लगे। अब 65 की ऑरेंजेस आ रही है और 5 रुपीज पैकेजिंग पे लग रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 70 हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज पूछा है आपसे, तो ये पहले था, ये था मेरा ओल्ड वाला प्राइस और ये था मेरा न्यू वाला प्राइस। तो पहले से बाद में कितना चेंज हुआ सर, 60 से 70 हो गया, 10 का चेंज आया। कहां से चेंज आया, 60 से चेंज आया ना, तो 60 से चेंज आया, डिवाइड करो 60 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, ये वैल्यू 1/6 बनेगी। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 16.66% आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एंड बहुत अच्छा सवाल है ये भी, हालांकि मैं आपको करवा चुका हूं इस तरीके का भी। देखो परसेंटेज के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, हर एक पैटर्न लगभग इन 40 क्वेश्चन में आपका कवर हो चुका है। अब आप जो भी क्वेश्चन करोगे ना, आपको इन 40 क्वेश्चन में से ही कहीं ना कहीं से वो लिंक होता हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो इन 40 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कर लिया, देन इसका मतलब परसेंटेज आपने अच्छे से कर लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर कंटेन्स 65% जिंक। जिंक और कॉपर का एक मिक्सचर है जिसमें जिंक जो है वो 65% है। A second alloy contains zinc and copper in the ratio 17:3। एक दूसरा जो मिक्सचर है, दूसरा जो अलॉय है, उसमें जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो 17:3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि इन व्हाट रेशियो शुड द टू अलॉयज बी मिक्स्ड सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 4 times as much zinc as copper। कॉपर का 4 टाइम हो जाए वो। ध्यान से समझो, हालांकि मैं करवा चुका हूं ये पैटर्न का क्वेश्चन, आपको बना लेना है, आपको पहले वीडियो को पॉज करके। देखो फर्स्ट आपका जो मिक्सचर दिया हुआ है जिंक और कॉपर का, जिंक और कॉपर का जो आपका मिक्सचर है वो क्या कह रहा है कि 65% उसमें जिंक है। तो 65% अगर जिंक है तो ऑब्वियसली बात है कॉपर जो होगा वो 35% होगा। 100% का होता है ना कोई भी मिक्सचर, तो उसमें से 65% कितना है, जिंक है, तो ऑब्वियसली बात है बचा हुआ 35 कॉपर होगा। और इसको अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसको 5 से, तो ये 13 आपको देगा और ये 7 आपको देगा। मतलब फर्स्ट जो मिक्सचर है ना जिंक और कॉपर का, उसका आपको रेशियो मिल गया कितना, 13:7। अब उसके बाद में एक और वहां पे मिक्सचर है जिंक और कॉपर का ही, जिंक और कॉपर का एक और है जिसमें 17:3 में है, वो 17:3 में है जिंक और कॉपर का मिक्सचर। और एक और अलॉय है, एक और अलॉय है, वो कितना है, उस अलॉय में क्या हो रहा है, लिखा हुआ देखो, न्यू मिक्सचर कंटेन्स 4 टाइम्स एज मच जिंक एज कॉपर। कॉपर का 4 टाइम्स, तो कॉपर अगर 1 है तो जिंक 4 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मिक्सचर है, ये सेकंड मिक्सचर है। इस फर्स्ट और सेकंड मिक्सचर को आपको मिलाना है, वो किस रेशो में मिलाना चाहिए कि फाइनल जो आपके पास में रेशो आए जिंक और कॉपर का वो 4:1 आ जाए, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो दोनों को मिलाते हैं और फिर बताते हैं कि किस मिक्सचर में इनको मिलाना है। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए भी हैं। अब आपको ध्यान से समझना है, देखो या तो आप जिंक को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या कॉपर को लेके सॉल्व कर लो, और एलिगेशन से करो इस क्वेश्चन को, सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर आप फर्स्ट वाले यहाँ पर मिक्सचर में जिंक को लेते हो तो जिंक को ऊपर लिखो और इन दोनों का सम 13 + 7 20 नीचे लिखो, तो ये आपके लिए फर्स्ट वाला मिक्सचर हो गया। सेम इसी तरीके से सेकंड वाला मिक्सचर देखो, 17 और 3 का रेशियो है, तो जिंक 17 है और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 20 है। थर्ड वाला मिक्सचर, इन दोनों को मिलाने से कितना बनेगा, 4 जिंक है और टोटल कितना है, 4 + 1 5। अब बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और आपको क्या कर देना है, वो रेशियो बता देना है। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आपको, यानी कि आप ये 40 क्वेश्चन कर लो, आपको रिपीट होते हुए क्वेश्चन दिखेंगे आप हर जगह पे। देखो 17/20 और 4/5, 17/20 और 4/5 का डिफरेंस निकालो, 17/20 4/5 का डिफरेंस निकालोगे, ये 20 है, ये 17 - 16 मतलब 1/20 निकल के आएगा यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो भाई 13/20 में से 4/5 कम कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको देगा 13 और ये कितना देगा 16, मतलब कि 3/20।
अब आप ये कहोगे सर ये तो माइनस में आ रहा है ना, नहीं नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव में लिखना है इसको, ठीक है। दोनों का डिफरेंस चाहिए और डिफरेंस आपको हमेशा पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में नहीं लेना। मैंने क्या कहा है, डिफरेंस लेना है। कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू को माइनस करना है ये नहीं कहा मैंने कहा है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में आप नहीं लोगे तो आप इस तरीके से तो डिफरेंस निकाल सकते हो ना सर, 4/5 में से 13/20, दोनों का डिफरेंस 20 हो जाएगा, ये 4 टाइम तो ये 16 माइनस 13 आ गया आपके पास में पॉजिटिव। और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान भी रखना है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सॉल्व कर लो तो ये 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 1:3 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? तो ये आपका यहाँ पे आज परसेंटेज में खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर जो होगा वो आगे हम करते रहेंगे और पूरा अरिथमेटिक कवर कर लेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।